नमस्कार, मैं विनीत सर आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल AKVR555 क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगी वो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत जो हम परावर्तन पढ़ चुके हैं, आज हम अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास अपवर्तन से संबंधित होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम सीखेंगे। फिर अपवर्तन से कुछ उदाहरण जो हम भौतिक जीवन अपने देखते रहते हैं। उसके बाद अपवर्तनांक, यहाँ से यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं तो इसके बारे में भी सीखेंगे। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हम उसको प्रकाश के परावर्तन से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो आप 9th में पढ़े थे कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस कहते हैं ना, ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, द्रवों में उससे कम और गैसों में उससे भी कम, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कमरे में आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर उस कमरे से सारी हवायु को हटा दिया जाए, जितनी भी गैसें हैं सब हटा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या स्थिति बन जाएगी, निर्वात, वैक्यूम बोलते हैं इसे। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती। कितना भी आप आवाज़ करेंगे, आपका मुंह तो जरूर चालू चलेगा, लेकिन आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु हम यहाँ पे प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल के ऊपर, जहाँ पे गैसें नहीं है, जो खाली स्थान है, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात से होते हुए सीधा प्रकाश धरती पे, धरातल पे पहुँचता है। ठीक है, तो ये विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है। ठीक है, समझिएगा माध्यम क्या होता है, उसके बाद हम अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। देखिए, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पे ये सूर्य है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब यहाँ प्रकाश की किरण आती है तो इसे कहते हैं क्या, निर्वात। निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है तो अगर उसमें किसी भी चीज़ से टकराएगा तो उसकी रफ्तार थोड़ा ना थोड़ा धीमी होगी। ठीक है, कोई भी चलेगा, अगर किसी से टकराते हुए जाएगा तो ऊर्जा की हानि होगी और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर उसकी चाल में जरूर आ जाएगा। तो जब उसके बाद हमारे पृथ्वी की ये वायुमंडल में प्रकाश पहुंचता है, याद रखिएगा ये हमारा क्या है, वायुमंडल। ध्यान दीजिएगा, जब वायुमंडल पहुंचेगा तो यहाँ पे बहुत सारे धुआं, ठीक है, धूल कण, समझिएगा। वायु में हमारे क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आदि समस्त गैसें मौजूद हैं। तो इनके जो कण होते हैं उनसे टकराते हुए प्रकाश आगे बढ़ता है। तो ये निर्वात क्या हो जाएगा, प्रथम माध्यम बना। क्या, प्रथम माध्यम। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ा क्या था, विरल था। विरल मतलब क्या है, सघनता नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे घनत्व तो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम बनेगा। ठीक, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर पहुंचने के बाद यहाँ पे प्रकाश कहाँ पे, जल में प्रवेश करता है, समुद्र में, तो ये एक तीसरा माध्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीसरा माध्यम। तो देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम या फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम के अंतर्गत बदलाव करता है, तो प्रकाश क्या करता है, अपने विभिन्न टकराहट की वजह से प्रकाश अपनी चाल में थोड़ा सा अंतर लाता है। ठीक है, और इसी अंतर की वजह से प्रकाश अपने रास्ते में थोड़ा सा विचलन उत्पन्न करता है, बदल जाता है पथ, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसको यहाँ से हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माध्यम जब तक नहीं समझेंगे तो फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने का कोई मजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इधर परावर्तन लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ताकि हम दोनों को अच्छे से समझ सकें। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, इधर लिख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या सीखे थे कि देखिए हमने क्या लिया था, एक चिकनी कोई चमकदार पॉलिशदार सरफेस लिए थे। ठीक है, मान लीजिए M' कोई एक क्या है, पारदर्शी माध्यम था। हमने इसको क्या किया था, नीचे कलई किया, रेड ऑक्साइड और चांदी को मिला करके। अब देखिए प्रकाश की किरण यानी वायु से आई, आने के बाद यानी आपतित किरण
आपतन बिंदु में पड़ने के बाद टकरा करके वापस गई थी ना। तो आप ये पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे एक अभिलंब हमने खींचा था, यहाँ पे n। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आकर के टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पे देखिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, ये वायु से आई थी प्रकाश की किरण और वायु में ही वापस चली गई थी, इसीलिए क्या परिभाषा बनी थी? उसी माध्यम में वापस लौट जाना। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चिकने चमकदार पॉलिशदार सरफेस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाया था। ठीक है, यह आपतन कोण था, यह परावर्तन कोण था। ठीक, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वायु है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। वायु से प्रकाश की किरण आ रही है, अब इधर जल में प्रवेश करती है। कहाँ पे? जल में। ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे टकरा करके वापस नहीं जाएगी बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, ये वायु है जो कि विरल माध्यम बनेगा। क्या बनेगा? विरल है। ठीक, और यहाँ पे ये जल क्या है? सघन माध्यम बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, इसको सीधे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा इधर को झुक जाएगी, रास्ता अपना बदलेगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभिलंब था, यहाँ पर भी हम अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो गया, n डैश। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रकाश का ये अपवर्तन, यहाँ पे m डैश मान लीजिए, ये आपका कोई अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, ये समझिएगा, प्रकाश की किरण ए आई, ओ पे आपतन बिंदु पर पड़ी और उसके बाद यहाँ पे बी तक पहुंच गई। ठीक, यहाँ पे क्या थी? एक प्रकाश की किरण ओ थी, ए आई और ओ पे पड़ी और यहाँ पे इधर चली गई। ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली गई थी। लेकिन ये क्या है? ये आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की और वो अपने रास्ते से विचलित हुई। ठीक है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो अब आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ध्यान दीजिएगा, आप बुक से पढ़िएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या फिर वो अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन। अब देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो ये अभिलंब की तरफ आई। ठीक, इसका और एक उदाहरण बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए जल ऊपर है, यहाँ पे वायु कर दें। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये सघन माध्यम है। क्या? सघन माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। ध्यान से समझिएगा, ये जल है। ठीक, अब देखिएगा, आपतित प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित प्रकाश की किरण आने के बाद इसको सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी बल्कि इधर को मुड़ते हुए चली जाएगी। यहाँ पे हम अभिलंब बना लेते हैं हमेशा की तरह, n डैश। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, A O B। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आया? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। किधर? अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, सीधा रास्ता इसका ये था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुकी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, इसका जो ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब? तो इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। देखिए, आप आने वाली किरण को क्या कहा गया था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। एक एक चीज समझते चले जाइएगा। और जाने वाली किरण जो वापस टकरा के गई थी, इसे क्या कहा गया था? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
यहाँ पे क्या है, आने वाली किरण को इसमें भी क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो परावर्तित, ये परावर्तित नहीं हुई है, याद रखिएगा, ये क्या हुई है, अपवर्तित किरण, अपवर्तन हुआ है, ये टकरा करके वापस नहीं गई है, टकरा करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम पढ़ लिया जाए यहाँ पे, ठीक। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आने वाली किरण आपतित किरण होती है, जाने वाली परावर्तित किरण, और ये अभिलंब होता है, ठीक, ये अभिलंब है, AOB, और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। देखो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हम दो हिस्से से पढ़ते हैं, जब हम विरल माध्यम हो यानी कि वायु ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक सघन माध्यम हो जिसे हम क्या कहेंगे, मान लीजिए जल ले लें या कांच ले लें, वायु की तुलना में सघन होना चाहिए। यहाँ पे और केरोसिन ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, ठीक है, और भी चीजें, कांच ले सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए जल है, ध्यान से समझिएगा। आने वाली किरण यानी आपतित किरण, और जो सीधी अगर चली जाती, लेकिन जब माध्यम बदला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएंगे तो अपने रास्ते से भटक जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, AOB। हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभिलंब को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, N डैश। ध्यान दीजिएगा। अब एक और माध्यम लिख लेते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे इसको सघन कर लेते हैं, सघन माध्यम, ठीक, सघन माध्यम यानी इसको जल कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं वायु। वायु को क्या कहेंगे, विरल माध्यम, ठीक। अब देखिए ये सघन माध्यम है। अब देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती है तो आपतन के पश्चात जब अपवर्तित होती है तो उसको जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन वो अपवर्तन के पश्चात इधर को चली जाती है, यानी कि अविलंब से दूर हट जाती है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, अविलंब की ओर कब आती है और अविलंब से दूर कब जाती है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के गुजरने पर अपवर्तित होकर वो अभिलंब की ओर झुकती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को प्रवेश करने पर वो अपवर्तन के पश्चात नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या था, जब हम इसमें पढ़े थे तो क्या आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण अच्छे से समझिएगा, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और क्या पढ़े थे, आपतन बिंदु पर लंब, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। हमने क्या नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे, यानी जैसे बोर्ड में है ना, एक ही तल में होते हैं, ठीक, एक ये पढ़े थे। और उसके बाद प्रथम नियम पढ़े थे, दूसरा नियम क्या पढ़े थे, परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव क्या होता है, बराबर होता है, यही तो पढ़े थे। लेकिन देखिए अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम ध्यान समझिएगा, अपवर्तन के नियम, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। परावर्तन के जिस तरह से सिर्फ दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम होंगे, ठीक, अपवर्तन के भी दो नियम होंगे। देखिए इसमें क्या था, ये आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण देखिए यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बना था ना, तो यहाँ पे भी वही बनेगा, अभिलंब और अपवर्तित कोण किरण, अपवर्तित किरण ना, तो इसीलिए इसे अपवर्तन कोण कहेंगे, R को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर था, लेकिन यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, आपतन कोण से कम एंगल बन रहा है, या तो फिर आपतन कोण से अधिक एंगल बन रहा है, वो अपवर्तन को अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर जा रही है। तो इसका मतलब इसका नियम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं लिखिएगा, नहीं तुरंत गलत हो जाएगा, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब, तथा आपतन बिंदु पर लंब,
आपतन बिंदु पर लंब अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक। ये लगभग एक जैसा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे भी है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर है। दूसरे नियम में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे ये आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण क्या है, R है, अपवर्तन कोण क्या है, R है। तो याद रखिएगा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अच्छा ज्या क्या होता है, साइन थीटा, जो साइन होता है इसी को ज्या कहते हैं, साइन आई, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर, ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक है, का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, बस इतना याद रखिएगा, नियतांक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे n से लिखते हैं, जिसे किससे लिखेंगे, n से लिखते हैं, n से लिखते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर। थोड़ा एक बार हम देख लें, पीछे दिखाई पड़ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है, इसे कहेंगे, ठीक है। इसको और क्या नाम दिया जाता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अगर पेपर में आएगा स्नेल का नियम लिखिए तो आपको इसी को लिख देना है, ठीक है। अच्छा देखो ज्या क्या होती है, देखो साइन थीटा है, SIN साइन, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस थीटा है कोसाइन, ठीक है, ये इसको कोज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोज्या। इस तरह से ये ज्या जो है हिंदी रूप है, साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं, टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका अपवर्तन का प्रथम नियम हुआ। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक है, का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे n से लिखते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। अब आपको थोड़ा सा हम आगे डीप समझाते हैं, की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया ना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो स्नेल का नियम अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, ठीक है, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर, ठीक है, का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, n इक्वल टू हमने सीखा S साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, एक प्रश्न है, ये पेपर में कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए आपतित किरण है m डैश और यहाँ पे ये सघन माध्यम है, तो हमको पता चल गया कि सघन माध्यम में कोई किरण आएगी तो निश्चित है कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण जो होगा उससे कि ये कम बनेगा कोण, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपतन कोण I इक्वल टू दिया है 45 डिग्री, कितनी डिग्री, 45 डिग्री। अपवर्तन कोण जो है R वो आपका दिया गया 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, AOB, जबकि इसका सीधा पथ ये था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक बताइए, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण I इक्वल टू दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। अपवर्तन कोण देख लीजिए, यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना है, 30,
यहाँ पे दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, आप सीख चुके हैं। अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष याद रखिएगा ये वायु है, ठीक है, इसका प्रथम माध्यम माना जाएगा, और ये जल है, इसको द्वितीय माध्यम माना जाएगा। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक। अब देखिए, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम, कभी भी अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो कोई न कोई एक माध्यम को हम सापेक्षता लेते हैं। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसको ये भी लिख सकते हैं N1 N2, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो 1 N2 इक्वल टू हो जाएगा साइन आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आपतन कोण क्या 45 डिग्री, ठीक है, और साइन आर का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये साइन 30 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको आप हल कर लीजिए। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/2, 1/√2, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 अपॉन, इसका जब √2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√2, ठीक है। अगर आप इसको क्या करेंगे, अब अपॉन में √2 आ गया तो आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन, इसका इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, तो ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। अब अपवर्तनांक के बारे में और भी थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना। और भी कोण दिया जा सकते हैं, यहाँ 60 अंश दे दे। अब देखिए, अगर ये विरल माध्यम है, मान लीजिए सघन माध्यम होता, सघन माध्यम इधर होता, विरल इधर होता, तब क्या होता, प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती, क्योंकि विरल था। तो यहाँ पे मान लीजिए 30 अंश दे दिया जाता, इधर हम 60 अंश दे देते। उसके बाद बस इसको निकालना है, तो आप तुरंत साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है बताइए √3/2, ठीक। अब आप इसको हल करते हैं तो कितना आ जाता, 1 × 2 अपॉन 2 × √3 हो जाता, 2 कैंसिल होता, तो √3 की वैल्यू क्या करते, आप पुट कर लेते, आराम से क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, आंसर आ जाता। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब थोड़ा सा और समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि हमने तुलनात्मक अध्ययन करके सीखा है। अब देखिए, एक अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में भी संबंध होता है, ठीक है। अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा का प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध। याद रखिएगा, जो अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गुजरी तो वो अपने रास्ते से जो मुड़ी, इसका वजह यही है कि जब एक माध्यम, जब सघन माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की किरण टकराते हुए जाती है, तो वो क्या करती है, अपनी मार्ग को बदल देती है और वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। यही कारण है प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो एक अपवर्तनांक का सूत्र क्या बनता है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। मान लो यहाँ पे वायु प्रकाश ध्वनि की चाल c है, यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो क्या हो जाएगा n = c/v हो जाता है, ठीक। ये एक सूत्र और बनता है। अपवर्तनांक दो तरीके से निकलता है, या तो यहाँ से निकलेगा या तो फिर यहाँ से निकलेगा। जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए कि वायु में ध्वनि की चाल, देखिएगा चाहे निर्वात या वायु लिख लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल जो दी गई है c = दिया गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, तथा जब ये समुद्र में प्रवेश करती है, प्रकाश कहाँ पे प्रवेश करती है, समुद्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसके बाद इसको समुद्र में देख दिएगा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना हो जाती है
2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो उसके बाद बताइए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, जल का अपवर्तनांक बताइए, अपवर्तनांक बताइए। अब आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा इंक हम पुट कर लेते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आप बता सकते हैं कि वायु में अगर ध्वनि की चाल दी गई है और उसके बाद जल में प्रकाश की चाल दी गई है, तो वो प्रकाश की चाल दी गई, तो आप बताइए उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वायु में, ठीक है, अपवर्तनांक निकालने के लिए किसके एक माध्यम से दूसरे माध्यम गए, यहाँ पे क्या थे, ध्वनि थे, एयर था, यानी कि यहाँ पे क्या था, वायु था, सॉरी यहाँ पे क्या था, वायु था, एयर था, यहाँ पे जल था, वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ANW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है, तो यहाँ पे C/V लिखेंगे, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ANW इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.26 इंटू 10⁸। ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 226। ठीक, अब आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 226 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300, यहाँ पे लिख लेते हैं 226। एक बार में जाएगा तो 226 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे 4, इधर कैरी दिया तो 9 में से 2 घटाएंगे 7। ठीक, और ये 74 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। ठीक, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2। ठीक है, और इसके बाद 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इधर कैरी दिया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक 0 लेंगे, तो इसके बाद कितना आया था, 678 आया था। तो इस बार 3 बार में है, तो इस बार 2 में आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 6 12, तो जितना भी आएगा 1.32 आ गया। कितना आया, 1.32, यानी कि जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, वायु के सापेक्ष 1.32 आएगा। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद आप इस तरह से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, आप इसको हल करके दिखाइए। एक प्रश्न आप भी हल करके दिखाइए। मान लीजिए, देखिए प्रश्न एक और दे दिया हमने कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी दिएगा, वो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तथा जब वायु से प्रकाश किसमें गुजरी, कांच में प्रवेश करती है। मान लो कांच, कोई बहुत अच्छा मोटा कांच ले लिया, तो कांच में प्रकाश की चलता था, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, कांच में प्रकाश की चाल हमने दे दिया 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बताइए अपवर्तनांक बताना है, अपवर्तनांक बताना है। अब आप अपवर्तनांक कैसे बताएंगे, तो देखिए फिर से देख लीजिए, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, वायु के सापेक्ष कांच, कांच को ग्लास लिखते हैं ना, ANG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, C/V, यानी वायु में ध्वनि की चाल और माध्यम में ध्वनि की चाल। तो ANG इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या लिख देंगे, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए इसको यहाँ पे 0, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 30/25। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए, 5 5 25, 5 6 30। अब इसको आप और काटेंगे, 5 1 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, 5 दूनी 10, तो 1.2 आएगा। 5 1 कम 5, एक बचेगा, हाँ 5 दूनी 10, तो यानी 1.2। अपवर्तनांक कितना आया, 1.2 आया। ठीक, यानी कि ANG इक्वल टू 1.2। इस तरह से आपका ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समाप्त होता है। आज अपने अपवर्तन सीखा, अपवर्तन के नियम सीख लिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण की बात करें अगर अपवर्तन के अंतर्गत, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि
ये अब क्योंकि हमको अगली क्लास में यही सब चीज़ें पढ़ना है, उसमें जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब। देखिए जैसे कोई चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक सिक्का रखा है। ये हमेशा जब कोई इंसान इसको देखेगा, ठीक है, जब इसको देख, यहाँ से तो इसको देख के नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि इसकी नज़र जो पड़ रही है यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये देख पाएगा। अगर इसको पानी में भर दिया जाए इसमें, तब ये देखने लग जाएगा। क्यों देखने लग जाएगा? क्योंकि जब इससे गुजरने वाली किरण, देखिए यहाँ ये सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम, जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो रास्ता अपना कांटा बदलेगी और यहाँ पे उसकी आंखों तक पहुँच जाएगी, ठीक, और ये आराम से उसको दिखाई पड़ जाएगी, ठीक। और ये कहाँ पे दिखाई देगी? उसके आंखों के सामने, यानी ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगी। और देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई सिक्का दिखाई नहीं पड़ रहा तो दिखाई देने लगेगा। यानी कि अब और देखिए, यदि कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, तो जो इसकी वास्तविक गहराई है, इस गहराई से ऊपर दिखाई देगी। यदि कोई लड़का यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है, तो देखिए इसकी किरण जो आई है दोनों, ये यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सघन माध्यम था, ध्यान दीजिएगा, और इधर क्या है? विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सीधी तो किरणें नहीं गुजरेंगी, वो क्या करेंगी? थोड़ा सा अपने मार्ग से भटकेंगी और जाकर के उसकी आंखों में पहुंच जाएंगी, तो ये दिख जाएगी। लेकिन व्यक्ति को कैसे दिखाई देगी? तो व्यक्ति को अपना सीधा ही इमेज को देखना पसंद दिखता है, तो यानी कि ये उठा हुआ नजर आता है। इसी तरह अग्रिम सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का देर तक दिखाई देना भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का एक अच्छा सा उदाहरण है। इसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी है, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी आपकी नज़र यहाँ से सीधी जाएगी, लेकिन सूर्य अभी यहाँ पे है, तो आपको सूर्य कैसे दिखाई दे देगा? ध्यान दीजिए, और थोड़ा दूर ले लेते हैं यहाँ पे। ये सूर्य आपको दिखाई क्यों देगा? क्योंकि आपकी नज़र तो यहाँ तक जा रही है, सूर्य यहाँ से कैसे दिखाई दे? देखिए ये हमारा वायुमंडल है, ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, ठीक। प्रकाश क्या है? मान लीजिए यहाँ से इसकी किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे सीधी, ठीक, लेकिन जब हमारे वायुमंडल में जाएगी तो माध्यम बदलेगा। ये विरल माध्यम था, निर्वात था, क्या था? निर्वात। अब यहाँ पे सघन माध्यम आ गया। जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा मुड़ती है और हमारी आंखों में पहुंच जाएगी। यही अपवर्तन की वजह से हमको सूरज के उगने के 2 मिनट पहले, ये प्रश्न पिछली बार पूछा था, सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक इधर जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ जैसे सूर्य पहुँचना चाहिए हमको, उसके बाद नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन सूर्य यहाँ तक पहुँच जाता तब भी दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरणें यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो वो विचलन के उपरांत हमारी आंखों तक पहुँचती रहती हैं और 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ती हैं। 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ती हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक क्रांतिक कोण भी होता है जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।